अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.4 में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं। तो जिस क्वेश्चन में जो सा कॉन्सेप्ट या जो सा फार्मूला यूज़ होगा उससे पहले मैं आपको वो कॉन्सेप्ट और फार्मूला जो है वो समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बच्चों ऑल पार्ट्स के अंदर इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। उसके लिए मैंने यहाँ पे पॉलीगॉन बना ली। पॉलीगॉन मैंने यहाँ पे ली है ट्रायंगुलर शेप में। पॉलीगॉन्स हैं बच्चों, वो रेगुलर भी होती हैं और इरेगुलर भी होती हैं। रेगुलर कौन सी होती है? जिसकी ऑल साइड्स बराबर होंगी उसे हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं, और जिसकी साइडें बराबर ना हो उसे हम कहते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन। अब बच्चों यहाँ पे इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? जो कि पॉलीगॉन के इनसाइड एंगल्स होंगे। जैसे ये देखें, ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये पॉलीगॉन के इनसाइड एंगल है। तो बच्चों ये एंगल इनसाइड एंगल होने की वजह से इंटीरियर एंगल होगा। इसी तरीके से ये एंगल भी इंटीरियर और ये एंगल भी कौन सा होगा? इंटीरियर एंगल्स होंगे। क्लियर? अब इन इंटीरियर एंगल्स का टोटल सम फाइंड करने के लिए बुक के अंदर फार्मूला मौजूद है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, और n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ साइड्स। अगर आप इस पॉलीगॉन की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 3 साइड्स हैं। तो यहाँ पे 3 पुट करें, 3 - 2 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 180। तो इट्स मीन कि इसके इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 होगा। अब बच्चों एक है इंटीरियर एंगल, उसका सम का फॉर्मूला। अब दूसरा है कि अगर हमने इंडिविजुअली इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, सारे नहीं हमने देखने हैं, एक हमने इंटीरियर एंगल अगर हमने फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होगा कि आपने उसी फॉर्मूले को नंबर ऑफ साइड से होल डिवाइड कर देना है। तो हमें एक एक इंटीरियर एंगल के बारे में पता लग जाएगा कि ये कितने डिग्री का है। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स का। एक्सटीरियर एंगल्स के लिए हम क्या करेंगे? इन साइड्स को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। अब ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बच्चों होता है एक्सटीरियर एंगल। आपने बात याद रखनी है कि एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है वो हमेशा 360 डिग्री के इक्वल होता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री, चाहे जोन सी मर्जी पॉलीगॉन है। और एक एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना हो या ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा कि 360 को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ साइड्स के साथ। तो बच्चों ये फॉर्मूलाज हैं 2 से 3, इसको यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स है वो सॉल्व करते हैं। 9.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 में उसने स्टेटमेंट दी है, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ डेकागॉन। डेकागॉन बच्चों 10 साइडेड पॉलीगॉन होती है, इसके इंटीरियर एंगल्स का सम हमने फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं कि साइड्स ऑफ डेकागॉन। ठीक है, साइड्स ऑफ डेकागॉन इक्वल टू, अब देखें नंबर ऑफ साइड्स है ना, तो n से डिनोट करते हैं, और इक्वल टू में कितनी साइड्स हैं? टोटल है इसकी साइड्स 10। फाइंड हमने बच्चों यहाँ पे क्या करना है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये बच्चों हमने फाइंड आउट करना है। अब देखें कि फॉर्मूला मौजूद था तो उसके लिए हम लिखते हैं एज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या था? मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं। देखिए नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे थी 10, तो यहाँ पुट करते हैं n की जगह 10, तो आ जाएगा 10 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। 10 में से 2 माइनस करें तो आंसर आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। 8 को जब 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आंसर आता है 1440। क्लियर? तो यहाँ पे एट द एंड हम लिख लेते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स
किसके, डेकागॉन के, ऑफ डेकागॉन इक्वल टू में आ जाएगा 1440 डिग्री। एट द एंड प्रेजेंटेशन करते हुए इसे ब्लॉक में करते हैं और एंडिंग लाइन भी मेंशन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। स्टेटमेंट में उसने कहा कैलकुलेट कर दे मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। यहाँ पे बच्चों हमने ईच इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन के अंदर साइड्स ऑफ हेक्सागोन आप लोगों ने याद रखनी है कि साइड्स हेक्सागोन की होती हैं 6। ईच इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एज ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पढ़ाया था n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री बाय n। तो नंबर ऑफ साइड 6 हैं, पुट करने के बाद 6 यहाँ पे पुट कर दिया और यहाँ पे 6 पुट कर दिया। 6 - 2 4 इंटू 180, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 720। डिवीजन जब करेंगे 6 के साथ तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इक्वल टू आ जाएगा 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट, व्हाट इज ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। इसमें हमने ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, किसका, रेगुलर पेंटागन का। बच्चों पेंटागन ऐसी पॉलीगॉन है जिसकी नंबर ऑफ साइड जो है वो 5 होंगी, तो n इक्वल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 5। ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला था 360 डिग्री बाय n। 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स 5 थी, डिवीजन करने से बच्चों आंसर आएगा 72 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन लिख देंगे हम इक्वल टू 72 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इज 1260 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स का सम उसने हमें गिवन दिया 1260 डिग्री और नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगॉन की कितनी है ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 1260 डिग्री और साइड्स इक्वल टू n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 1260 डिग्री है, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इंटीरियर एंगल का जो सम है उसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। यहाँ पे हमने n फाइंड करा नंबर ऑफ साइड्स, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है 1260, आप यहाँ पे लिख दें 1260 डिग्री इक्वल टू n हमने फाइंड करना है -2 इंटू आ जाएगा 180 डिग्री। अब n फाइंड करने के लिए 180 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इक्वल के दूसरी साइड पे आ गए 1260 साइड, इसको हम कर देते हैं डिवाइड, इक्वल टू में n-2 रिमेनिंग बचेगा। इसको डिवाइड करने से बच्चों कैलकुलेटर के थ्रू आंसर आएगा 7। ये -2 है, इक्वल के इस साइड पे हो जाएगा +2 और इक्वल टू n। हेंस नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएगी यहाँ से, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू n इक्वल टू में आएगा 7 + 2 9। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इसमें स्टेटमेंट में उसने गिवन हमें दिया है इन अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या है कि आपने रेक्टेंगल को थोड़ा सा टिल्ट कर देना है, थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है तो पैरेललोग्राम बन जाती है। और पैरेललोग्राम में देखें तो उसने उसके पॉइंट्स लिए ABCD। तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप एक पैरेललोग्राम बनाएं, ये इसका इजी मेथड हो जाएगा। और इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं इसे ABCD का नाम दे देते हैं। अब देखें इसके बाद उसने हमें बताया कि जो AB लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। ये जो AB जो लेंथ है ये टोटल कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो डायग्रामेटिकली आप इसको 10 सेंटीमीटर के इक्वल रख दें। इसके बाद देखें तो AD जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, जो इसकी विड्थ है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो बच्चों यहाँ पे लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर। और एंगल उसने दिया है BAD, ये B है, ये A है और D है। तो मिडल वन जो होता है बेसिकली वो एंगल होता है। तो एंगल A यहाँ से आ जाएगा 45 डिग्री। तो इस एंगल को हम यहाँ बना लेते हैं 45 डिग्री। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है। हमने फाइंड करना है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ABCD। इट्स मीन ये जो पैरेललोग्राम है इसका हमने फाइंड करना है एरिया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैं लिखता हूँ यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD है, तो ABCD इक्वल टू में लगा लें क्वेश्चन मार्क। आप देखें चूंकि एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला बच्चों होता है, यहाँ पे आप लिखें एज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो एरिया ऑफ ABCD
सी डी इक्वल टू में आएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होता है बच्चों, सिंपली इसका फॉर्मूला है कि आप बेस लिखें और मल्टीप्लाई पे कर दें यहाँ पे हाइट। ये सिंपल सा फॉर्मूला है किसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। अब बच्चों यहाँ पे अगर आप गौर करें तो बेस जो है वो उसने दिया है ए बी, हाइट मौजूद नहीं है, विड्थ है इसकी, लेंथ है लेकिन हाइट नहीं है। तो हाइट किस तरीके से आएगी, ये जो पॉइंट है इससे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप नीचे जब लगाएंगे यहाँ पे, तो बेसिकली ये जो लाइन बन रही है परपेंडिकुलर, ये इसकी हाइट होगी। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट बना ये वाला, इसे हम ई का नाम देते हैं। तो बेसिकली ये जो डी ई है ये इसकी हाइट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप पुट कर दें तो बेस ए बी है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ए बी और ऊपर ऐसे बार लगाते हैं, मल्टीप्लाई बाय हाइट है बच्चों, यहाँ से हाइट आ जाएगी डी ई, तो डी ई और ऊपर आप ये लगा दें। अब देखें तो फिगर के अंदर जो है उसने हमें बेस 10 दी है लेकिन हाइट मौजूद नहीं है। हाइट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था राइट ट्रायंगल का। ठीक है, उसमें हमने यहाँ पे क्लियरली देखा था कि अगर एक एंगल मौजूद हो और साइड मौजूद हो तो किस तरीके से हम लोग एक साइड वहां से फाइंड कर सकते हैं। तो चूंकि हमने डी ई फाइंड करना है, ये बेसिकली क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस मौजूद है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं, आप यहां लिखें वेयर, अब यहां से वेयर लिखने के बाद साइन थीटा। ठीक है, सम पीपल हैव, इसका ये भी मैंने फॉर्मूला आप लोगों को वहां भी याद करवाया था। साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा सम पीपल हैव, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहां से देखें तो साइन आ जाएगा, थीटा कितना उसने दिया यहाँ से 45 डिग्री, तो आप यहाँ पे लिख दें 45 डिग्री इक्वल टू, बच्चों परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस है डी ई, तो यहाँ से आ जाएगा डी ई बाय हाइपोटेनियस जो कि है ए डी, तो आप यहाँ पे लिख दें ए डी। यहाँ से चूंकि हमने डी ई हमें रिक्वायर्ड है, तो डी ई जब आप सेपरेट करेंगे तो ए डी यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए डी मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 45 डिग्री, ये इक्वल है डी ई के। हेंस यहां से आएगा, आप देखें ये फॉर्मूला जो है आप यहां लिखे, हेंस एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये इक्वल आ जाएगा, बेस देखें ए बी मौजूद है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय ये जो डी ई है उसकी जगह मैं पुट कर दूंगा ए डी मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 45 डिग्री। अब इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो वैल्यूज पुटअप करने के लिए आप यहां पे लिख दें बेशक पुट वैल्यूज, पुट वैल्यूज लिखते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। ए बी जो है बच्चों, ए बी उसने हमें यहाँ पे दिया फिगर में जो कि 10 के इक्वल है, तो यहाँ से हम ए बी लिख देते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय ए डी भी मौजूद है फिगर के अंदर, हमने देखें यहाँ पे डिनोट करवा दिया 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखें आप 6 मल्टीप्लाई बाय साइन 45। बच्चों साइन 45 कैलकुलेटर के थ्रू भी करने से आंसर आपके पास आ जाएगा √2/2, √2/2। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 236, यहाँ से कैंसिलेशन करेंगे 236, तो यहाँ से कैलकुलेटर के थ्रू बेशक कर लें या वैसे ही 3×30, तो यहाँ से आएगा 30√2। तो एट द एंड यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी सी डी आ जाएगा 30√2, कैलकुलेटर से करने से पॉइंट में 42.426, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 42.426, और एरिया जो है उसका यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट में उसने कहा इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम है बच्चों यहाँ पे ए बी सी डी। पैरेललोग्राम क्या होती है, 4 साइडेड पॉलीगॉन, रेक्टेंगल शेप को थोड़ा सा कर्व्ड कर दिया जाए तो पॉलीगॉन बन जाती है। तो मैंने यहाँ पे एक पॉलीगॉन बनाई और इसके जो पॉइंट्स हैं वो ए बी सी डी हैं, तो यहाँ से इसके पॉइंट्स को मैं ए बी और सी और डी का नाम दे देता हूँ, ये इस तरीके से। अब देखें उसके बाद उसने कहा इफ़ एंगल
ये मेजरमेंट एंगल बी ए डी जो है वो 70 डिग्री है। तो इसमें से बी ए डी, डी ए बी, डी ए और बी जो मिडल वन होता है, बेसिकली ये एंगल आपको उसने गिवन दिया 70 डिग्री। तो डायग्राम के अंदर हम लोग इसे 70 डिग्री के इक्वल लिख देते हैं। हमने फाइंड करना है मेजर ऑफ ऑल एंगल्स इन द पैरेललोग्राम। इसके तमाम के तमाम रिमेनिंग जो एंगल्स हैं बी सी डी वो हमने फाइंड आउट करने हैं। पैरेललोग्राम में बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें एडजेसेंट जो एंगल्स हैं उनको अगर प्लस किया जाए तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट कहते हैं एक साथ। देखें ये ए है, ए के साथ एंगल यहाँ डी की बात कर लें, यहाँ ए के साथ बी की बात कर लें, तो इनको अगर हम प्लस करें तो वो सप्लीमेंट्री होंगे। तो आप लिखेंगे इन पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री हैं। तो मैं यहाँ से आपको क्लैरिफाई करता हूँ कि जो मेजरमेंट एंगल ए है, मेजरमेंट एंगल ए, इसके साथ एडजेसेंट एंगल क्या होगा? डी कर लेते हैं। मेजरमेंट एंगल डी ये इक्वल होंगे आर सप्लीमेंट्री बच्चों कहते हैं कि दोनों साइड्स का सम जो हो वो 180 डिग्री के इक्वल पुट करना है। नेक्स्ट हमने क्या किया बच्चों? एंगल ए जो था उसने चूंकि 70 डिग्री हमें गिवन दिया था तो यहाँ पे 70 डिग्री पुट करते हैं और मेजरमेंट एंगल डी जो है फाइंड आउट करते हैं। अब ये 70 प्लस है इक्वल के इस साइड पे आकर माइनस होगा 180 के साथ। 180 माइनस 70 का आंसर आता है 110। तो यहाँ से हम लोगों ने मेजरमेंट एंगल डी फाइंड कर लिया विच इज़ इक्वल टू 110। तो यहाँ पे फिगर में इस एंगल को मैं लिख देता हूँ 110 डिग्री। अब उसने कहा हमें मेजर हमने करने हैं ऑल द एंगल्स, इट्स मीन सी और बी एंगल भी हमने फाइंड आउट करने हैं। तो बच्चों जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि पैरेललोग्राम के अंदर एडजेसेंट जो एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, इसी तरीके से पैरेललोग्राम के अंदर जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये देखें ए का ऑपोजिट एंगल क्या होगा? सी है। इसी तरीके से डी का ऑपोजिट एंगल क्या होगा? बी। तो एट द एंड हम क्या करते हैं? इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हेंस अब देखें ये जो एंगल ए है यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ए जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ से इक्वल टू मेजरमेंट एंगल सी, मेजरमेंट एंगल सी के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से जो मेजरमेंट एंगल ये जो डी है, मेजरमेंट एंगल डी ये इक्वल आ जाएगा मेजरमेंट एंगल बी के। एट द एंड हम क्या करेंगे? अब वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं साथ इसकी। तो मेजरमेंट एंगल ए जो है वही मेजरमेंट एंगल सी है। इट्स मीन अगर ए 70 है तो सी भी क्या होगा? 70। तो यहाँ पे करते हैं मेजरमेंट एंगल सी इक्वल टू 70 डिग्री। इसी तरीके से अब यहाँ पे भी पुट कर देते हैं 70 डिग्री। इसके बाद एट द एंड बी एंगल रह जाएगा। तो मेजरमेंट एंगल बी जो है वो चूंकि इक्वल है डी के और डी हमने फाइंड किया 110 डिग्री, तो एंगल बी भी आ जाएगा 110 डिग्री। तो एट द एंड बच्चों मैंने यहाँ पे फिगर में बी में भी 110 लिख दिया है और इन दोनों को हाईलाइट कर दिया है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में टेसलेशन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, जिसके लिए आप पेज 179 ओपन करेंगे अपनी बुक का। उसमें टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीगॉन में टेसलेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। बोर्ड में इसकी डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। टेसलेशन इज अ पैटर्न ऑफ शेप्स का ऐसा पैटर्न जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ जो शेप्स हैं वो आपस में इस तरीके से अटैच होंगी परफेक्टली कि उनके दरमियान कोई भी गैप मौजूद नहीं होगा और ना ही वो जो शेप्स होंगी वो आपस में एक दूसरे पर ओवरलैप हो रही होंगी। अब मैं आपको गैप्स का और ओवरलैप का बताता हूँ। देखें शेप्स हैं, कोई भी दो पॉलीगॉन अगर हम लेते हैं, जैसे मैं एक ट्रायंगल ले ली, एक अनदर पॉलीगॉन में लेता हूं, देखें ये वाली, ये भी एक ट्रायंगल है। दो ट्रायंगल्स हैं, इन दोनों के दरमियान देखें गैप आ चुका। जब गैप आ जाएगा तो इट्स मीन ये दोनों आपस में टेसिलेट नहीं है।
दूसरा ये है कि कोई भी दो पॉलीगॉन्स एक ट्रायंगल में ले ली और एक और अगर ट्रायंगल भी ले सकते हैं, स्क्वायर बॉक्स भी ले सकते हैं, कुछ भी। अगर मैं एक स्क्वायर बॉक्स लेता हूँ, देखें बच्चों ये आपस में ओवरलैप कर रही हैं, दोनों आपस में, ये देखें ये पॉइंट है जहाँ पे दोनों आपस में ओवरलैप कर रही हैं, तो इट्स मीन कि ये दोनों आपस में टेसिलेट नहीं है। टेसिलेट कौन सी होंगी? जैसा कि अगर मैं यहाँ पे हेक्सागोन लेता हूँ हैविंग 6 साइड्स, इसके साथ मैं एक और हेक्सागोन अटैच कर लेता हूँ। अब देखें ये दोनों आपस में परफेक्टली अटैच हैं। किस तरीके से कि इनके दरमियान गैप भी नहीं है और ना ही आपस में ओवरलैप कर रही हैं। तो बच्चों ये आपस में ओवरलैप भी नहीं कर रही और गैप भी नहीं है। दैट इज वाई वी कैन से दैट कि दोनों आपस में टेसिलेट कर चुकी हैं। एक और कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि अगर दोनों जो फिगर्स हैं आपस में ओवरलैप कर जाएं तो जो इनके वर्टेक्स पॉइंट होते हैं वो आपस में 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट करते हैं। तो ये आपने 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। अब टेसिलेशन की आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं रेगुलर टेसिलेशन और एक को हम कहते हैं इरेगुलर टेसिलेशन। रेगुलर टेसिलेशन से मुराद क्या है कि जिस तरीके से देखें दो आपस में अटैच है ना, एक और सिमिलर यही शेप है, इसको मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, तो ये इनफाइनाइट जो है ना वो आपस में अटैच होती जा रही है और एक सिमेट्रिक पैटर्न में आती जा रही है। यहाँ से देखें इधर भी हम एक पॉलीगॉन अटैच कर सकते हैं, तो ये रेगुलर पैटर्न बन रहा है। इट्स मीन कि यहाँ पे सिमेट्रिक फॉर्म बन रही है, शेप्स सारी सेम है और आपस में एक दूसरे का अटैच हो रही है विदाउट एनी गैप के साथ, तो ये होगी रेगुलर टेसिलेशन। अब इसके बाद दूसरी है इरेगुलर टेसिलेशन। तो आपकी बुक के ऊपर ये 2 एग्जांपल्स मौजूद है। रेगुलर देखें पैटर्न सिमेट्रिक फॉलो हो रहा है, सेम है पैटर्न यहाँ पे, और इरेगुलर में देखें डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स अटैच हैं एक दूसरे के साथ। जैसे ये ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ये शेप देखें ये रोबिक शेप है। तो दैट काइंड ऑफ टेसिलेशन जिसमें मल्टीपल शेप्स आपस में एक दूसरे से अटैच हो रही हैं लेकिन दोनों की दोनों जो शेप्स हैं वो ओवरलैप नहीं हो रही, तो दैट काइंड ऑफ टेसिलेशन को हम कहेंगे इरेगुलर टेसिलेशन। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। अब आप इसको समझिए, स्टेटमेंट में उसने कहा है अ शेप इज क्रिएटेड, एक हमने शेप क्रिएट करनी है, किस तरीके से? बाय कटिंग अ स्क्वायर इन हाफ डायगनली। तो स्टेटमेंट के थ्रू लाइन वाइज को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले उसने कहा बच्चों के स्क्वायर है, स्क्वायर शेप हमने ले ली है और इसको हमने डायगनली कट करना है हाफ। डायगनल्स कहते हैं ऑपोजिट जो पॉइंट्स हैं उन्हें आपस में ज्वाइन करने को। अब देखें उसने हाफ जो कहा है तो हमने ये 2 पॉइंट्स आपस में ज्वाइन कर दिए हैं, इन 2 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद उसने कहा देन अटैचिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल टू द हाइपोटेनियस ऑफ ईच हाफ। फिर हमने एक न्यू राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है, ये मैंने थर्ड राइट एंगल ट्रायंगल ले ली। देखिए जब हमने स्क्वायर को डायगोनली कट करना है तो ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एक थर्ड राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है, उसने कहा कि आपने उसको इस तरीके से अटैच करना है कि ये जो थर्ड राइट एंगल ट्रायंगल है ये जो ऑलरेडी कट हुई राइट एंगल ट्रायंगल्स के साथ इस तरीके से फिट होगा कि हाइपोटेनियस के साथ ये अटैच होगा दोनों के हाफ। तो बच्चों देखें हम इसको साथ में एक्सप्लेन करना है कि जो न्यू शेप बनेगी कैन टेसिलेट, कि वो टेसिलेट किस तरीके से करेगी, हमने उसको एक्सप्लेन करना है। तो टेसिलेशन क्या होता है कि जो पैटर्न बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि शेप्स को हम आपस में फिट करेंगे और उन शेप्स के दरमियान कोई भी गैप नहीं होगा। तो ये 2 जो राइट एंगल ट्रायंगल्स है बच्चों, सबसे पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम इस तरीके से अरेंज करते हैं और इस राइट एंगल ट्रायंगल को इस तरीके से उसका अटैच कर देंगे। अब ये जो थर्ड राइट एंगल ट्रायंगल है इसको आप कर लेंगे थोड़ा सा ऐसे घुमा के इसके साथ ऐसे अटैच कर देंगे, ठीक है ना। तो ये जो थर्ड राइट एंगल ट्रायंगल है ये इस तरीके से जब अटैच होगी तो ये शेप जो है वो टेसिलेट करेगी। अब आप देखें कि हमने 3 जो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं कंडीशन के अकॉर्डिंगली इस तरीके से अटैच कर दिए, इनके दरमियान जो है वो कोई भी गैप नहीं है। तो अब इसका आंसर देते हैं, द शेप कैन टेसिलेट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। पहली रीजन ये है कि एज टू एज
इट्स मीन सारे के सारे एजेस जो हैं वो इस तरीके से आपस में अटैच हो गए हैं कि इनके दरमियान कोई भी गैप नहीं है और ना ही ये शेप आपस में ओवरलैप कर रही है। तो मैं लिख दिया शेप फिट टुगेदर विदाउट गैप्स और ओवरलैप्स। दूसरा बच्चों आपने बात याद रखनी है, जो भी रेगुलर जो टेसिलेशन होती है ना, उसके अंदर जो रेगुलर एक पैटर्न बन रहा है, देखें ये रेगुलर पैटर्न है। तीन अगर आप और शेप ट्राइंगल्स अटैच करें इसके साथ तो शेप तो सिमिलर रह रही है, रेगुलर पैटर्न बन रहा है। तो रेगुलर पैटर्न के अंदर, रेगुलर टेसिलेशन के अंदर जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है, इंटीरियर एंगल्स जो सम है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब देखें ये 90 डिग्री है, ये भी 90 बन रहा है, ये भी 90 और ये भी 90 है। इट्स मीन कि अगर इन सारों को ऐड अप किया जाए तो इसका जो सम होगा वो 360 डिग्री के इक्वल है। तो दूसरी रीजन साथ इस तरीके से देते हैं। अब उसके बाद उसने कहा कैलकुलेट करें द इंटीरियर एंगल ऑफ द न्यू शेप। बच्चों अगर आप लोग गौर करें तो जो न्यू शेप यहाँ से बनेगी वो एक रेक्टेंगल शेप बन रही है। इसकी मे भी और भी शेप्स हम बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो पॉसिबल शेप थी वो मैंने यहाँ पे बना दी है। अब आपने रेक्टेंगल शेप देख ली तो आपने यहाँ बताना है द न्यू शेप इज अ रेक्टेंगल। जिस तरीके से हमने उसको ज्वाइन किया है उस तरीके से जो हमें न्यू शेप मिली वो एक रेक्टेंगल है। हेंस हम कहेंगे ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ न्यू शेप इज 90 डिग्री। रेक्टेंगल का हर इंटीरियर एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। और अगर हम उसको सम करें तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने स्टेटमेंट दिया टेसिलेशन इज क्रिएटेड बाय रिपीटिंग रिफ्लेक्टिंग अ बेसिक शेप। एक बेसिक शेप को रिपीट करते हुए हमने एक टेसिलेशन क्रिएट करवानी है। द बेसिक शेप इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। जो बेसिक शेप है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। देखिए मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना दी है और उसकी जो लेंथ है 3, 4 और 5 है। तो बेस उसकी 3 आ जाएगी, हाइट 4 आ जाएगी और हाइपोटेनियस 5 है। फाइंड हमने करनी है मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस। मिनिमम कितनी रिफ्लेक्शंस रिक्वायर्ड है नीडेड टू क्रिएट अ टेसिलेशन। टेसिलेशन क्रिएट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि टेसिलेशन हमें क्रिएट करवानी है एक स्क्वायर बॉक्स के लिए, जिस स्क्वायर बॉक्स का टोटल जो एरिया है वो 3600 है। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक स्क्वायर बॉक्स है, लेट्स से इस स्क्वायर बॉक्स को हमने कंप्लीट करना है और हमारे पास जो बेसिक शेप है जिसको हमने रिपीट करवाना है, रिफ्लेक्शन जिसकी करवानी है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल जैसे इस तरीके से अगर यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, यहाँ पे एक ये रिफ्लेक्शन होगी इसकी, फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल इसी के ऊपर ऐसे हम रिपीट करते हैं, ठीक है। फिर राइट एंगल ट्राइंगल आप इसके साथ ऐसे लगा दें, फिर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कितनी होंगी जो कि ये तमाम का तमाम स्क्वायर एरिया कवर अप करवा दे। तो बच्चों बेसिकली यहाँ पे हमें उसने टोटल एरिया ऑफ टेसिलेशन दिया है विच इज़ 3600 स्क्वायर यूनिट्स। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। स्टेटमेंट के थ्रू ही देखें तो मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस जो है वो फाइंड करनी है। तो मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब फॉर्मूला सबसे पहले देखें। एज मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस जो है उसका फॉर्मूला होगा टोटल एरिया ऑफ टेसिलेशन, टोटल एरिया टेसिलेशन का स्क्वायर बॉक्स ओवर एक ट्राइंगल कितना एरिया कवर अप कर रही है। एक जो राइट एंगल ट्राइंगल जो उसने हमें साइड दी है वो कितना एरिया कवर अप कर रही है। तो यहां से देखें टोटल नंबर ऑफ टेसिलेशन हमें दिया गया है। एरिया ऑफ वन ट्राइंगल फाइंड आउट करते हैं। सिंस राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस 3 है, हाइट 4 है, 3 into 4 12, 12/2 का आंसर आएगा 6 यूनिट्स। इसको पुट करते हैं इस फॉर्मूले में तो टोटल एरिया जो है वो 3600 है। तो मैंने यहाँ पे 3600 लिख दिया और डिवाइड इसको करें एरिया ऑफ वन ट्राइंगल विच इज 6। डिवाइड करने से बच्चों मिनिमम नंबर ऑफ जो रिफ्लेक्शंस आएंगी वो आएंगी 600। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, अ टेसिलेशन इज क्रिएटेड। एक टेसिलेशन है जो कि क्रिएट की जा रही है किस तरीके से, यूजिंग रेगुलर हेक्सागॉन्स। हेक्सागॉन्स को आपस में अटैच करते हुए एक टेसिलेशन क्रिएट की जा रही है। ईच हेक्सागॉन, अब जो हम हेक्सागॉन जो आपस में अटैच कर रहे हैं, ईच हेक्सागॉन हैज़ अ साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। उसकी जो साइड लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर होगी। हेक्सागॉन बच्चों ऐसी शेप है जिसकी नंबर ऑफ साइड है 6। ये मैंने यहाँ पे एक हेक्सागॉन क्रिएट की है,
इसकी नंबर ऑफ साइड 6 है। अब एक जो लेंथ है इसकी, वो साइड की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, और चूंकि उसने कहा रेगुलर हेक्सागोन, तो ऑल साइड्स, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ऑल लेंथ विल बी या शुड बी 5 सेंटीमीटर। इसमें हमने बच्चों फाइंड करना है टोटल एरिया ऑफ टेसिलेशन। टेसिलेशन का टोटल एरिया कितना होगा अगर जो हेक्सागोन मिला के जो हम शेप बना रहे हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ हेक्सागॉन्स 25 हमने आपस में अटैच करनी है, और फिर हमने बताना है कि वो कितना एरिया कवर कर रहा है जो टेसिलेशन क्रिएट होगी। इसके अंदर बच्चों एक और बात आपने याद रखनी है, एक तो हमने इसमें टोटल एरिया फाइंड करना है टेसिलेशन का, और इसके बाद हमने फाइंड करना है टोटल पेरीमीटर। पेरीमीटर बच्चों बेसिकली कहते हैं बाउंड्रीज को, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो सम ऑफ ऑल साइड जो होता है बेसिकली उसे हम कहते हैं पेरीमीटर। यहाँ हम क्या करते हैं इसके लिए, टोटल जो इसकी साइड्स हैं, जैसे ये 6 है ना, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो ये 30 जो है इसका पेरीमीटर आ जाएगा। लेकिन हमने पेरीमीटर किसका फाइंड करना है, टोटल जो टेसिलेशन बनेगी, टोटल 25 जो हेक्सागॉन्स को आपस में अटैच करने के बाद जो टेसिलेशन बनेगी उसका हमने बेसिकली पेरीमीटर फाइंड करना है। और फिर बच्चों अगर हम इनको अटैच करें ना, अटैच करने से जो फिगर बनेगी वो हेक्सागोन नहीं होगी, ठीक है, लेकिन हमने उसको एज्यूम ये करना है कि वो एक परफेक्ट हेक्सागोन है। अब देखें, लेट्स से ये हेक्सागोन जो है ना, ये वाली इस तरीके से एक ग्रेटर हेक्सागोन है, ये एक ग्रेटर हेक्सागोन है। इसके अंदर अब हमने इसको अगर मैं रिमूव करूं, इसके अंदर टोटल 25 जो हेक्सागॉन्स है ना, स्मॉल हेक्सागॉन्स, ये हमने आपस में अटैच करनी है इस तरीके से, और टोटल 25 हेक्सागॉन्स आपस में अटैच करनी है, और ये सारा एरिया कवर अप करना है, और अज्यूम करना है कि जो एरिया ये टेसिलेशन का बनेगा ये परफेक्ट हेक्सागॉन है। तो उसका बेसिकली भी हम क्या फाइंड करेंगे, ये पेरीमीटर भी फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों ये स्टेटमेंट थी, इसका कॉन्सेप्ट था। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको समझा देता हूँ। तो बच्चों मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया। डाटा में देखें तो उसने हमें दिया था साइड लेंथ, ठीक है, तो साइड लेंथ ऑफ हेक्सागोन इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इक्वल टू मेगा 5 सेंटीमीटर। देखिए स्टेटमेंट के थ्रू ही टोटल एरिया ऑफ टेसिलेशन हमने फाइंड करना था, तो टोटल एरिया ऑफ टेसिलेशन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जबकि उसने हमें जो टोटल नंबर ऑफ हेक्सागॉन्स दी थी ना वो 25 थी, तो आप देखिए टोटल नंबर ऑफ हेक्सागॉन जो है वो 25 आ जाएंगी। इसके वजह दो पार्ट है, एक में फाइंड करना है टोटल एरिया ऑफ टेसिलेशन, तो उसे ए पार्ट का नाम देते हैं, फिर बी पार्ट में टोटल एरिया या टोटल पेरीमीटर जो है वो हम फाइंड करेंगे। अब टोटल एरिया ऑफ टेसिलेशन का फॉर्मूला होगा बच्चों यहाँ पे, एज लिखने के बाद टोटल एरिया ऑफ टेसिलेशन आएगा, जितनी नंबर ऑफ हेक्सागॉन्स है मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ वन हेक्सागॉन या सिंगल हेक्सागॉन। बच्चों आपकी बुक के पेज नंबर 181 के ऊपर एग्जाम्पल के अंदर एरिया ऑफ हेक्सागॉन प्रोवाइड किया गया। उसका फॉर्मूला एरिया ऑफ हेक्सागॉन होता है 3√3/2 मल्टीप्लाई बाय साइड लेंथ का स्क्वायर। साइड लेंथ उसने हमें दी थी 5, तो आप क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कर लेते हैं। जब 3√3/2 कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करेंगे इस तरीके से 3√3 और बाय 2 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.598, ठीक है। तो 2.598 को फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, 5 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा बच्चों 64.95। ये हमने एरिया फाइंड कर लिया वन हेक्सागॉन का। अब हेंस लिख के टोटल एरिया ऑफ टेसिलेशन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ हेक्सागॉन्स थी 25, मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ वन हेक्सागॉन, तो एरिया ऑफ जो वन हेक्सागॉन है वो 64.95 है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा टोटल एरिया ऑफ टेसिलेशन का 1623.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट नंबर बी के अंदर इसमें हमें फाइंड करना है टोटल पेरीमीटर ऑफ द आउटर एज ऑफ द टेसिलेशन। अब देखें टेसिलेशन उसने कहा था कि अज्यूम करें कि वो एक परफेक्ट हेक्सागॉन है, तो हेक्सागॉन शेप मैंने आपको बताई है हैविंग 6 साइड्स, जिसकी 6 जो है वो साइड्स होती हैं।
अब यहाँ पे देखें तो टोटल हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर होता है कि नंबर ऑफ साइड्स, कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम एक साइड लेंथ के साथ। तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय एस आ जाएगा। अब ये एस जो है ये हमें रिक्वायर्ड है। एस किस तरीके से फाइंड करेंगे, चूंकि हमने पेरीमीटर फाइंड करना है टेसिलेशन का, तो टेसिलेशन का टोटल एरिया हमने बच्चों फाइंड किया था। टोटल एरिया ऑफ टेसिलेशन इक्वल टू आएगा 3√2/2 मल्टीप्लाई बाय एस स्क्वायर। टोटल एरिया यहाँ से ये आ गया, इसको कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करेंगे 2.598 मल्टीप्लाई बाय एस स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा, डिवीजन करने से इसका आंसर बच जाएगा 625। अब 625 है, हमने एस फाइंड करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो साइड लेंथ आ जाएगी यहाँ से 25 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है कि 25 जो आया है इसे हमने पुट कर देना है फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में जो साइड लेंथ है उसमें 25 पुट करते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे एट द एंड, पुट वैल्यूज लिखते हैं। पैरामीटर ऑफ द आउटर एज ऑफ टेसिलेशन इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 25, जिसका आंसर आएगा 150 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है इसके बाद, अ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज 12 मीटर बाय 15 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, तो बच्चों मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फ्लोर ड्रॉ किया है, उसकी डायमेंशन उसने बताई है 12 मीटर बाय 15 मीटर। अब 12 मीटर इसकी हाइट लगा लें और 15 मीटर जो है वो इसकी आ जाएगी विड्थ या ब्रेथ कह लेते हैं, ठीक है, ये इसकी डायमेंशंस है। हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स हैं जो कि स्क्वायर फॉर्म में हैं, कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड होंगी कि ये एरिया जो है वो कवर अप कर ले, जबकि एक जो स्क्वायर टाइल है उसकी डायमेंशन है 1/1। इससे मुराद ये है कि आपने 1/1 मीटर की टाइल इस तरीके से ऐसे आप लोगों ने ये एरिया कवर अप करवाने की कोशिश करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर मीटर टाइल्स हमें रिक्वायर्ड है, कितनी नंबर ऑफ टाइल्स होंगी कि ये तमाम का तमाम जो एरिया है वो कवर अप हो जाए। उसके लिए बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया फाइंड करते हैं इस रेक्टेंगुलर फ्लोर का, फिर एरिया फाइंड करेंगे स्क्वायर का, दोनों को डिवाइड करने से नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट हो जाएंगी। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर जो है इसका फॉर्मूला आएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ कर लेते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। इसे आप लेंथ कंसीडर कर लें और इसे आप बेशक विड्थ कंसीडर कर लें। तो यहाँ से आएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 15। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर 12 मल्टीप्लाई 15 करते हैं, तो 12 मल्टीप्लाई 15 का आंसर आएगा 180। तो यहाँ से एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर बच्चों ने फाइंड कर लिया 180 मीटर स्क्वायर। इसके बाद बच्चों उसी तरीके से जिस तरीके से हमने एरिया फाइंड किया रेक्टेंगुलर फ्लोर का, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर टाइल बनाई है जिसकी डायमेंशन 1/1 है, जैसा कि उसने स्टेटमेंट में दिया हुआ था। एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल भी फाइंड कर लेते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, 1 × 1 = 1 मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स हमने फाइंड आउट करनी है। एज नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल जो है उसका फॉर्मूला आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर में फाइंड किया 180, तो 180 लिखते हैं। ओवर में एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल हमने फाइंड किया 1, तो यहाँ 1, तो 180 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 180 ही आएगा। हेंस हम लिखते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स इक्वल टू 180। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सिमिलर क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है। इसमें उसने रेक्टेंगुलर वॉल का है, वहाँ उसने रेक्टेंगुलर फ्लोर दिया था हमें। रेक्टेंगुलर वॉल है जो कि 10 मीटर टॉल है, डायमेंशन उसकी दी है उसने, और 120 मीटर वाइड है वो। तो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर वॉल बनाई, हाइट उसकी मैंने कह दी 10 मीटर है, विड्थ उसकी कह दी 120 मीटर। हाउ मैनी गैलन्स ऑफ पेंट आर नीडेड, इसे हमने जो है वो पेंट करना है, कितनी जो गैलन्स है वो हमें रिक्वायर्ड होंगी अगर 1 गैलन जो है वो 35 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर अप करे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल फाइंड करते हैं, हाइट मल्टीप्लाई विड्थ, तो 10 मल्टीप्लाई 120 आंसर आएगा 1200 मीटर स्क्वायर। इसके बाद एरिया कवर्ड बाय 1 गैलन उसने ऑलरेडी दिया है 35 मीटर स्क्वायर, तो नंबर ऑफ गैलन्स हमने बतानी है। एज नंबर ऑफ गैलन्स इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल, एरिया ऑफ वॉल डिवीजन में करते हैं एरिया कवर्ड बाय 1 गैलन, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा
285। तो बच्चों इसको राउंड ऑफ करने से हमारे पास नंबर ऑफ गैलन्स आ जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 35। क्वेश्चन नंबर 9, अ रेक्टेंगुलर वॉल हैज अ लेंथ ऑफ 10 मीटर एंड अ विड्थ ऑफ 4 मीटर। रेक्टेंगुलर वॉल बना ले बच्चों, तो उसकी लेंथ उसने 10 मीटर दी है, जबकि विड्थ उसने 4 मीटर दी थी। और इसके बाद उसने दिया 1 लीटर ऑफ पेंट कवर 7 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली क्वेश्चन 8 जैसा ही है, कितने लीटर्स पेंट में चाहिए है कि हम तमाम की तमाम सारी वॉल जो है उसे पेंट कर लें। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल फाइंड कर लेते हैं, 40 मीटर स्क्वायर। एरिया कवर्ड बाय 1 लीटर पेंट जो है उसने दिया ऑलरेडी 7 मीटर स्क्वायर है। अमाउंट ऑफ पेंट नीडेड हमें रिक्वायर्ड है एज अमाउंट ऑफ पेंट। उसी तरीके से एरिया ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय एरिया कवर्ड बाय 1 लीटर पेंट, डिवीजन करने से आंसर आएगा 5.71। तो उसको भी बच्चों राउंड ऑफ कर लें, तो अमाउंट ऑफ पेंट नीडेड इक्वल टू में आएगा 6 लीटर्स। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है। स्टेटमेंट में उसने कहा अ विंडो हैज अ ट्रेपेजॉइडल शेप। एक विंडो उसने दी है जिसकी जो शेप है वह ट्रेपेजॉइडल है। ट्रेपेजॉइडल शेप किसे कहते हैं? हैविंग 4 साइडेड पॉलीगॉन, और उसकी तमाम की तमाम जो साइड्स हैं वो डिफरेंट होती हैं इन लेंथ। इसमें 2 पैरेलल साइड्स होती हैं ट्रेपेजॉइडल शेप में और 2 नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। तो मैंने इसे डायग्राम के थ्रू बनाया है। ये देखें, ये 2 इसकी पैरेलल साइड्स हो जाएंगी और ये 2 नॉन पैरेलल साइड्स हो जाएंगी। अब 2 जो पैरेलल साइड्स हैं इसकी उसने लेंथ एक ही दी है 3 मीटर, तो ग्रेटर वन मैंने 3 मीटर कह दिया और जो स्मॉलर वन है उसे मैंने 1.5 मीटर कह दिया। अब देखें उसने इसकी हाइट भी दी है, तो हाइट के लिए यहाँ से डॉटेड लाइन लगाएं, हाइट लिख दें 2 मीटर। फाइंड हमने इसमें करना है एरिया ऑफ द विंडो, और विंडो जो है वो ट्रेपेजॉइडल शेप में है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल विंडो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एज। बच्चों एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल जो विंडो है, ट्रेपेजॉइड का जो एरिया है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट उसने दिया 2 मीटर, पैरेलल साइड्स का सम करना है, सम कहते हैं प्लस करने को। तो पैरेलल साइड 2 उसने दी थी ना, देखें पैरेलल साइड थी 1.5 और 3, तो इन दोनों को आपस में प्लस करते हैं, तो 3 प्लस 1.5 का आंसर आएगा 4.5। 2 से कैंसिल, तो 1 मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई बाय 1। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल विंडो यहां से फाइंड आउट हो जाएगा 4.5 मीटर स्क्वायर।